बातें मुलाकातें में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक जाने माने शख्सियत से, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप निदेशक के पद पर इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन सामान्य के बीच आपकी लोकप्रियता इसी बात से आंकी जा सकती है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के बाबा की नगरी काशी तक सारे लोग जानते हैं एक ख्याति लब्ध यूरोलॉजिस्ट के तौर पे। डॉक्टर शंखवार बहुत लंबे समय तक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड थे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे, साथ ही साथ प्रॉक्टर भी रहे। एक लंबे शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर इन्होंने जीवन को बड़े करीब से देखा है कि मदद कैसे की जाए, लोगों की सहायता कैसे की जाए, और इतने मृदुल स्वभाव के हैं कि जन सामान्य में इनकी लोकप्रियता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि अगर किसी से पूछें कि लखनऊ शहर के यूरोलॉजिस्ट कौन, तो लोग बताते हैं डॉक्टर शंखवार। डॉक्टर शंखवार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम आपसे मिलकर सचमुच अभिभूत है कि आप बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से हमारे बीच आए हैं। जी डॉक्टर साहब, जीवन तो बहुत लोग जीते हैं जी, लेकिन दूसरों के लिए जीना एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है जीवन का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक डॉक्टर के तौर पर आपने इस जीवन को बड़े सहज रूप में जिया। जी, हम आपकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि जन सामान्य में जिसका कोई नहीं होता और उसके लिए कोई डॉक्टर अगर खड़ा हो जाता है तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ इतना सहज नहीं है, इसके लिए एक संस्कार होता है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है जो एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैं बताना चाहूँगा, मैं एक बहुत छोटे से गांव जिसका नाम पाल नगर है, ये रसूलाबाद के पास है। रसूलाबाद ही कानपुर देहात क्षेत्र में आता है। गांव का जैसे स्कूल होता है कि हम लोग, छोटा सा स्कूल है, नीम का पेड़ है, अपना बोरी और अपना पट्टी वगैरह सब लेके जाते थे, तो वहीं से शुरुआत करी, वहीं से हम लोग बैठ कर पढ़ते थे। और मैं तारीफ़ करूंगा उस समय के गुरुजनों की। वो गुरुजन हमारे अभी भी हैं और मैं जब भी जाता हूं अपने गांव तो उन गुरुजन को प्रणाम करना नहीं भूलता हूं। उनके बहुत शुभाशीष हैं हमारे ऊपर। तो वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पठन पाठन करवाते थे। हम लोग अपनी बोरी बिछा के बैठते थे, लिखते थे, वो कुछ बताते थे, फिर उसको देखते थे, चेक भी करते थे। तो वहाँ से एक तरह से शुरुआत ऐसी हुई। दूसरी बात है, हमारे माता पिताजी गुरुजी लोगों से मिलते थे, बीच में पूछते थे कि ये कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये अच्छा था, गुरुजी लोग डायरेक्ट उनको बताते थे। पेरेंट्स की ओर से ये निर्देशन रहता था कि इनको पढ़ाने में आप कोई कमी न छोड़िएगा, और अगर ये कोई गलती करते हैं तो डांट भी लगाइएगा। उनका एक बहुत ही ये सार्थक प्रयास रहा और एक पठन पाठन की सर गति बन गई। और उस गति से फिर उस स्कूल के बाद एक जूनियर हाई स्कूल जो 3 किलोमीटर पे था, वहाँ पे जा कर के मैंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई करी। वहाँ की पढ़ाई के बाद फिर वो कक्षा 8 तक ही वहाँ स्कूल था। फिर दूसरा स्कूल कठारा में था, तो कठारा स्कूल में भी हम लोग पदयात्रा करके जाते थे, वो भी लगभग 3 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर हाई स्कूल इंटर तक था, लेकिन विज्ञान जो है कक्षा 10 तक ही था, विज्ञान संकाय। तो हम लोग वहाँ जाते थे और बीच में एक नदी भी मिलती थी, तो नदी में गर्मियों में तो कुछ कम हो जाती थी, जब बरसात और उसमें होता था तब हम लोग किसी तरह से उसको पार करके जाते थे। कई बार तो बहुत ज़्यादा पानी जब होता था हम लोगों की स्कूल छूटता भी था, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता कि कक्षा में रेगुलर रहें और हमारे जो शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं उसका पठन पाठन ठीक से करें। जीवन के असाध्य क्षणों को साधने वाले, सहज भाव में जीने वाले डॉक्टर साहब, हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे। जी जी, कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली कैसे आपको? डॉक्टर बनने की प्रेरणा, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई बीमार है, तो ये लगता था ये कैसे ठीक हो, कुछ सेवा भाव से क्या कर सकते हैं। तो ये होता था कि डॉक्टर बन कर के आप कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन यही कई बार होता था कि डॉक्टर बनना कितना कठिन होगा। जब हमने वहाँ से हाई स्कूल पास किया विज्ञान वर्ग से, तो वहाँ विज्ञान का कोई स्कूल नहीं था। तो पता चला कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक जो है इंटर कॉलेज है, वहाँ पर एक विज्ञान का है। तो जब हम गए वहाँ पर प्रधानाचार्य जी से मिले, अंक अच्छे होने की वजह से उन्होंने एडमिशन ले लिया, और वो मेरे लिए जीवन का एक टर्निंग पॉइंट टाइप का था, क्योंकि वहाँ हॉस्टल था, घर से काफ़ी दूर था, करीब 20-25 किलोमीटर था, और साधन तो उस समय होते नहीं थे, तो साइकिल से ही हम लोग वहाँ जाते। ऐसी नहीं थी उस सड़कें नहीं थी सर, पगडंडी जहाँ थी, पगडंडियों से हम लोग जाते थे। और वहाँ हॉस्टल था, तो हॉस्टल में स्टे करते थे सर। बहुत अच्छी बात वहाँ की ये थी
कि हॉस्टल में हम लोग 10 बजे तक सो नहीं सकते थे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब खुद ही एक छड़ी लेकर के घूमते रहते थे, कोई छात्र सोएगा नहीं। और मॉर्निंग में 5 बजे वो भेज देते थे अपने चपरासी को कि जगाओ सबको, और 5:15 5:30 बजे फिर छड़ी लेके आते थे। जो सोता मिल जाता था उसको वो थोड़ा सा दंड देते थे। उसका असर इतना अच्छा असर हुआ कि हमारा जो पाठ्यक्रम था वो बिना किसी कोचिंग और उसके तैयार हो गया, और भी छात्रों का भी तैयार हो गया। तो साल हम लोग करीब 40 के बैच में 11 लोग जो सेलेक्ट हुए डॉक्टर में और इंजीनियरिंग में, उसमें से 3-4 लोग हम लोग डॉक्टरी में आ गए थे, MBBS में, और बाकी लोग इंजीनियरिंग में IIT और अच्छे अच्छे संस्थानों में चयनित हो गए थे। CPMT में पहली बार में ही हाँ। आपने अपनी योग्यता सूची में स्थान बनाया था? जी हाँ, पहली बार में ही मैंने योग्यता सूची। कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला फिर आपको? उस समय जब फॉर्म भरा जाता था तभी लिख दिया जाता था कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। चूँकि हम कानपुर के थे तो हमने प्राथमिकता कानपुर की दी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में मुझे अवसर मिल गया। ये इस पढ़ाई के दौरान आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा किससे मिलती थी? पढ़ाई के दौरान क्षमता ऊर्जा हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे गांव के जितने बुजुर्ग लोग हैं, जब भी जाते थे तो सबको प्रणाम करते थे। हमारे माता पिता हमेशा कहते थे देखो अपने से बड़े है, प्रणाम करो प्रणाम करो। और हम लोग प्रणाम करते थे और सबसे बहुत आशीर्वाद मिलते थे। माता पिताजी भी हमेशा कहते देखो पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है, खूब पढ़ाई करिए आप, बाकी जो भी कोई ज़रूरत हो बताइए। हम भी खूब पढ़ाई में लगे रहते थे और महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से काफ़ी वो मिलता था। एक बार हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन साहब हुए और वो इतने गरीब थे कि उनके पास चौक नहीं थी तो कोयले से लिखते थे, और उनके पास लाइट का नहीं था तो जो लैंप पोस्ट होता है जहाँ लाइट जलती उसके नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो लगता अरे, और वो लगे रहे तो राष्ट्रपति हुए। तो हमें भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता था कि अगर हमें लगन है, लगे रहें तो फिर कैसे नहीं सफलता मिलेगी। तो वही एक वो बना रहा। और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री तोमर जी, उनका तो विशेष जो सहयोग था और विशेष जो उनका मार्गदर्शन था वो भी काम आया। तो इस तरह से चयन मेरा संभव हुआ। एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व है आपका डॉक्टर साहब। इतना सब कुछ कर्म योग, कर्तव्य बोध को लेकर जीने वाले डॉक्टर साहब अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़े रहे। असाध्य को साध्य किया, कठिनाइयों को आसान रास्ता बनाने की संकल्पना आपने की। आज आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता, या यूँ कहें कि आपके लिए जो प्रेरक लोग हैं वो कौन कौन से हैं परिवार में? निश्चित रूप से परिवार में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे दादी बाबा बहुत समय तक रहे, उनका बहुत ही सहयोग रहा। हमारी बुआ जी लोग, हमारे मम्मी पापा और बहन बहनोई, परिवार के सभी सदस्य लोग रहे। फिर विवाह के बाद हमारी पत्नी जी और हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं जो हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स रहे, और वो हमेशा इस तरह की एक्टिविटी करते थे कि एक खुशी रहती थी और हमेशा मन में रहता था कि हम और अच्छा काम करें तो हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें और ऐसा व्यवहार करें जो कि दूसरों को पसंद हो। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें ना पसंद हो, हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें और बेहतर ढंग से सोचें। प्रतिदिन ये सोचें कि आज हमने क्या अच्छा कार्य किया और क्या अच्छा लोगों को दे सकते हैं। हमारा प्रोफेशन जो सेवा का प्रोफेशन है, और एक बार इस प्रोफेशन में हैं तो बिल्कुल अच्छे से हमें सेवा को प्राथमिकता देनी है। तो उस समय मुझे एक श्लोक भी बहुत याद था, अभी भी याद है कि ना तो मयो कामय राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भयम कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाथ आश्रम। इसका मतलब यह है कि हमें स्वर्ग की कामना नहीं, ना राज्य की कामना है। मुझे तो ये कामना है कि जो दुखी प्राणी हैं उनकी सेवा हो सके और सेवा कर सकें। तो इस प्रोफेशन के प्रति यही समर्पण दिखाते हुए मैं हमेशा कोशिश करता रहा, लगे रहो और जितना जन सेवा हो सके करते रहो। अद्भुत। एक डॉक्टर को तो सबने देखा, लेकिन डॉक्टर के अंदर एक ऐसा दार्शनिक जिसने जीवन को जिया है और दूसरों को आज भी आप प्रेरित कर रहे हैं। अद्भुत। डॉक्टर साहब, ये कर्तव्य बोध आपको कर्तव्य पथ पर अग्रसारित कर रहा है निरंतर कर्तव्य निर्वहन के लिए। जी धन्यवाद। कुछ ऐसा भी तो करते होंगे जिसको करने के बाद आप बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते होंगे? जी, यही सेवा का भाव होता। कई बार होता कि आप अस्पताल में हैं और मरीज की स्थिति ठीक नहीं है, छुट्टी का समय हो रहा है, तो फिर उस समय लगता है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर एक दिन हम भोजन देर में करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मरीज की सेवा होने से ये ठीक तो हो जाएगा। चूँकि हम सर्जन हैं, कई बार ऐसे हुआ कि ऑपरेशन के समय, लंबा ऑपरेशन चलता है, तो हम लोग दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि भाई
समय लगा करके ऑपरेशन को अच्छे से करना, जल्दी में नहीं करना, क्योंकि मरीज के लिए तो ये हमेशा जीवन पर्यंत की बात हो जाएगी अगर कुछ हो गया, और आपके लिए तो कुछ नहीं, आप प्रयास करके थोड़े अपनी भूख प्यास रोक भी सकते हैं। तो ये हमारे छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमारे छात्र जहाँ भी हैं जिनको पढ़ाया वो बहुत याद करते हैं, और जब कोई कठिन सर्जरी करते हैं तो हमें सूचित भी करते हैं, बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है भाई छोटी सी मेरी बात इनके घर कर गई और सभी लोग अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एक प्रेरणादायक है कि हमारे छात्र बहुत अच्छी जगह हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, हम भी अच्छा करें और भी अच्छा करने की प्रेरणा लोगों को मिले। इनिशिएशन एक चिकित्सक अपने कर्तव्य से संतुष्ट तो हैं, लेकिन अपने ही जैसे ढेर सारे चिकित्सक बनाने के लिए भी आप तत्पर हैं जी हाँ, ताकि वो एक जन सेवा का उद्देश्य और संकल्पना पूर्ण कर सकें। सचमुच हमारे सुनने वाले भी बहुत भावुक हो चुके होंगे, भावनाओं के प्रवाह में बहते हुए सुन रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर SN शंखवार, जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में निदेशक के पद पर हैं, एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, भावनाओं के समंदर में गोते लगाते हुए हमारे तमाम सुनने वाले अब ये जानना चाहते हैं कि आप सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना जो आपको आज भी स्पंदित कर देती है कि काश मैं कुछ मदद कर सकता था, मतलब आप कुछ कर नहीं पाए और कुछ उल्टा हो गया, कुछ ऐसा भी हुआ जीवन में? हाँ, कई बार ऐसे मरीज होते हैं कि बहुत ही निर्धन है बेचारे, निर्धनता की वजह से वो जल्दी से अस्पताल में नहीं आ पाए। तो जब नहीं आ पाते तो लगता कि काश ये पेशेंट जो है कुछ समय पहले आ गए होते तो ये ठीक हो गए होते, ये बच गए होते। तो मुझे यही लगता है कि शिक्षा का, जानकारी का कितना अभाव है। अगर शिक्षा और जानकारी लोगों तक पहुँचे तो लोग उससे लाभान्वित हों, और जो बीमारियां जैसे कि कैंसर ही है, शुरुआती दौर में रोका जा सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, कीमोथेरेपी अच्छे से हो सकती है, लेकिन जब पूरे शरीर में फैल जाए तो फिर ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है। तो 2-3 मरीज ऐसे थे जो अपने घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और उन पर पूरे घर का दायित्व था, लेकिन वो घर और उसमें लगे रहे, जल्दी से अस्पताल नहीं आए और उनको किसी ने कुछ बताया नहीं। उनके परिवार के लोगों को बिलखते हुए देखा तो लगा कि अरे मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, काश इन लोगों से पहले मिला होता या कहीं से इनको जानकारी मिली होती, और या फिर हमारे भारत में ऐसा इलाज होता कि जो ये फैला हुआ कैंसर है इस पर भी कंट्रोल किया जा सकता। तो उन स्थितियों को देख के बड़ा विचलित हुआ मन कि ये बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ जाती हैं, तब नियंत्रण मुश्किल होता है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जगह जगह कैंप लगाए जाएं, कोशिश की जाए, लोगों को जानकारी दी जाए। तो मैं अपने जहाँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस में भी हूँ, वहाँ भी हमने सोशल आउटरीच सेल एक बना रखा है और उसके तहत आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगाने का कार्य चल रहा है। हमारे जो काशी के विद्यालय हैं, वहाँ के विद्यालय के प्रबंधक जनों से कहा है कि हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने यहाँ बीच बीच में कैंप करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को देने की कोशिश करिए। वैसे तो मैं निदेशक हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमें भी मरीज़ देखने चाहिए, तो प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन मैं भी अपनी OPD वहाँ करता हूँ, मरीजों को देखता हूँ, लोगों को जानकारी देता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि जितना ज़्यादा समाज को हम लोग दे सकें उतना अच्छा रहेगा। सर, एक दुर्लभ व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब आपका, सचमुच सामाजिक सरोकार को लेकर जीने वाले ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं। मैंने ज़्यादातर चिकित्सा के इस प्रोफेशन में ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अर्थ उपार्जन, उल्टे सीधी हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे पैसे कमाने का षड्यंत्र कर लेते हैं, पूरे चिकित्सक को कलंकित करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो अद्भुत काम किया है, ये धरातल पर दिखता भी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने बचपन में आपको दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, इस ऊंचाई तक जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बीच कब पहुंचते हैं, कैसे काम करते हैं, उन लोगों तक पहुंच पाते हैं आप? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे समय होता है होली, दीपावली, तो इस अवसर पे मैं अपने गांव ज़रूर जाता हूँ और जब गांव जाता हूँ तो करीब जो भी 300-400-500 लोग आते हैं सबको मैं देखता हूँ, सलाह देता हूँ और उनमें जिनको ज़रूरत होती है आगे इलाज की उनको लखनऊ मेडिकल कॉलेज या हमारे साथ के लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी हैं, लखनऊ में भी हैं। और अब भारत सरकार की यह अभूतपूर्व योजना जो आयुष्मान भारत है वो भी सभी जगह संचालित है। तो उन लोगों को ये भी बताता हूँ कि आयुष्मान कार्ड भी बनवा लो और जिनका बना हुआ है उनको निःशुल्क 5 लाख तक की वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था मिल जाएगी, तो उससे भी काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। और मैं अपने गांव के मरीजों को देख करके उनको जो कुछ दवा ले जाता हूँ यथासंभव दवा दे देता हूँ, नहीं तो मार्गदर्शन तो देता ही हूँ अच्छा से, समय पे इलाज मिल जाए और समय पे मार्गदर्शन मिल जाए, ये बहुत हितकारी होता है लोगों के लिए। इतनी सारी भावुकता के क्षण को हम जी रहे हैं इस समय डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए। डॉक्टर साहब,
बहुत कुछ सुन लिया हमने, लेकिन आपके अंदरूनी जिंदगी से जुड़े अधूरी दास्तान क्या था जो नहीं मिला, जिसकी कसक आज भी महसूस करते हैं आप, या यूं कि वो सपने जो देखा वो टूट गया, जो चाहा वो मिला नहीं, जो खो दिया उसे अब याद नहीं करना चाहते, क्या है वो? यूँ तो सर सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब कुछ मिल गया। लेकिन जो पहले था एक कसक सी रहती थी कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं, आईएएस बनूं, कि बेसिकली ये था कि डीएम बनूं और अपने में क्षेत्र के जनता के जहाँ भी मैं तैनात रहूँगा वहाँ खूब नया करूँगा और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए और सभी जगह अच्छा से रहे। जैसे गांव में पानी नहीं आ रहा है, उस समय काफ़ी जो दिक्कतें होती, जब मैं छोटा था तो कल्पना करता था कि मैं डीएम बनूंगा तो ये सब ठीक कर दूंगा। वो तो नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा रहा, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से और बड़े लोगों की कृपा से प्रशासनिक अधिकारी जैसे निदेशक तो बन गया। सभी लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आप आईएएस होते डॉक्टर साहब तो आप पर हो सकता था कि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दबाव ऐसे होते कि ये लोकप्रियता शायद आप हासिल न कर पाते। जी हाँ। एक प्रशासनिक अधिकारी दबंगई तो कर सकता है लेकिन दिलों पर राज नहीं कर सकता, और आप लाखों दिलों पर राज करते हैं डॉक्टर साहब। सचमुच ऐसे व्यक्तित्व से आप परिचित हो रहे हैं, और शायद यह प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व आपके घर परिवार में भी कहीं कोई दिखता हो तो जरूर बनाए उसे डॉक्टर साहब की तरह। आज आप सभी समझ रहे होंगे कि जीवन एक चिकित्सक का कितना असाधना में रत, जन सामान्य के बीच अपनी पैठ बनाने वाले, लोगों के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व, जिन्होंने हमेशा लोगों को अपनी सेवाओं से निहाल कर दिया, जिसके जीवन की संकल्पना टूट रही थी उसको भी जोड़कर बचाया है आपने। चाहे वो कैंसर हो, चाहे असाध्य रोग हो, यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्या रही हो, या अब तो पूरे मेडिकल संकाय, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलने वाले हर डॉक्टर को जन सामान्य के प्रति जागरूक करने के लिए आप लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे एक आखिरी सवाल। जी, आप तमाम मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग या वो युवा वर्ग जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हमारा उन्हीं के लिए संदेश है ये कि हमेशा अपने कार्य के प्रति वफादार रहो। सेवा परमो धर्मा, सेवा का अवसर सभी लोगों को नहीं मिलता है। नर सेवा नारायण सेवा हमेशा याद रखें, और उनके द्वारा की गई सेवा किसी का जीवन बचाती है। इससे बढ़ के क्या होगा? भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है यहाँ पर, इसको मानना चाहिए। और बहुत क्लियर कट बात याद रखनी चाहिए कि कब्र में कोई अलमारी नहीं होती है और कफन में कोई जेब नहीं होती है। पैसा और ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता। सेवा धर्म जो है वो बहुत आगे होता। और दूसरे के स्थान पे अपने आप को रख के देखें, जिसे कहते हैं ना एम्पैथी, कि यदि हम उस जगह होते तो हमें कैसा महसूस होता जब कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा होता। उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। जैसे पुट योर लेग इन अदर शूज, फिर कैसा महसूस होता है। तो यदि अपने कार्य के प्रति आप वफादार हैं और प्रतिदिन ये सोचते हैं कि आज हमने कल से क्या अच्छा किया, और हमने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो व्यवहार ऐसा कि जो हमें ना पसंद हो, यदि आपके साथ कोई करे, इसी तल्लीनता के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो ज़रूर ही आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे और समझदारी भरा व्यवहार करेंगे। चलते चलते हम संदेश यही देना चाहेंगे कि साथ ही हाथ बटाना, मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करना, और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निदेशक आज हमारे बीच हैं। अब समय है ये कहने के लिए कि आकाशवाणी परिवार आपका बहुत ही कृतज्ञ है। आपने इतना महत्वपूर्ण बहुमूल्य सुझाव, बहुत सारे सपने और बहुत सारी संकल्पनाएं हमारे सुनने वालों को दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सभी लोगों को मेरा अभिवादन, प्रणाम।